तो अभी तक आप लोग को इंतज़ार था कि वीडियो आएगी फिर इसकी, जब देखो तब 12th की वीडियो आ जा रही थी। तो आज से मैंने उठा लिया है और फिर आज से ये सीरीज हमारी शुरू हो गई है पहला चैप्टर से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो गाइस, वेलकम टू सत्या क्लासेस, लेट अस बिगिन। तो इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे बेसिकली मैंने 4 कैटेगरी इसकी करी है। और पहले में आप पढ़ने वाले हो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स लिमिटेशंस, ये, और उसके बाद फिर आएगा थ्योरी ऑफ एरर, और सबसे लास्ट में मैंने रखा है कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेई और नीट और जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आते हैं, वो सारा हम करेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम इसमें क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, वी कैन नॉट स्किप देम। ओके, तो क्वेश्चंस भी हम करते रहेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम उठा लेंगे अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन का। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये समझना है कि भाई हमें यूनिट्स का जरूरत क्यों पड़ा, व्हाई डू वी नीड इट। तो लेट्स सी कि हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, फिजिक्स की जो स्टडी है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं हम नेचर की और इसके फेनोमेना की, मींस इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फेनोमेना। तो उसमें जब हम स्टडी करेंगे तो हम क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं, और क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए और कंपेयर करने के लिए हमें यूनिट्स का जरूरत पड़ता है। माय पॉइंट इज क्लियर। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट्स की स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं एक आपको क्वांटिटी दे रहा हूं, क्वांटिटी है मास, ठीक है, क्वांटिटी है मास, और इस मास को अगर मैं एक कैमल ले लूं, ठीक है, और बोलूं कि जो कैमल होता है वो कुछ है 400, तो यहां पे मुझे कुछ लिखना चाहिए ना, केजी। ये जो मैंने अभी केजी लिखा ना, यही है यूनिट, ठीक है। अब जैसे मैं टाइम ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं टाइम मान लो मैं कुछ लिख रहा हूं 6 लिख रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आवर्स, तो ये पता चला कि ये 6 आवर्स है, ठीक है। लेंथ ले लेते हैं, लेंथ को मैं लिखूंगा 5, यहां पे कुछ लिखना चाहिए तो मैं लिखूंगा मीटर। तो ये जो मैं इसके साइड में एक नंबर लिख रहा हूं, एक न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहा हूं, और इसके तुरंत ही बगल में मैं एक यूनिट डाल रहा हूं जो कि ये बताता है कि हमने इसको कौन से स्केल से मेजर किया है। और इस वजह से इन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इन क्वांटिटीज को हम अपने यहाँ पे जितने भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से इनको हम मेजर कर सकते हैं। अब कोई कह सकता है यहाँ पे कि सर ये बताओ, यहाँ आपने केजी लिख दिया, किसी का मन होगा ग्राम लिखने का, तो क्या वो ग्राम नहीं लिख सकता? यहाँ पे आवर्स लिख दिया, किसी का मन हो सेकंड लिखने का या फिर मिनट लिखने का, तो क्या वो सेकंड और मिनट नहीं लिख सकता? ऐसे ही सेम गोज विद मीटर, मीटर में क्या कोई किलोमीटर नहीं लिख सकता? जबकि आपको पता है जितने भी माइलस्टोन्स होते हैं सब पे आप किलोमीटर ही लिखा देते हो। तो आखिर में वो है कौन बंदा जो ये बता रहा है कि हमें कब क्या चीज किस जगह पे लिखना है? तो एक बॉडी है जिसका नाम है सीजीपीएम, है ना, इसको सीजीपीएम बोलते हैं, और ये सीजीपीएम फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है। तो इस पे इन्होंने, इस बॉडी ने डिसाइड किया कि जो यूनिट्स होगी उसको हम कैसे लिखेंगे। तो इन्होंने कुछ अपने तरफ से यूनिट्स दिए और सबको जा जाके बताया कि इन्हीं यूनिट्स का आप यूज करेंगे। तो इनका जो था यूनिट देना वो था एसआई यूनिट पे। एसआई मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई जो है ये फिर से अगेन एक फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो निकल के आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इन्होंने हमें कौन सा यूनिट दे रखा है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के हिसाब से जो हमारा मेजर होगा मास का, उसको हम हमेशा केजी में रखेंगे, और जो टाइम का मेजर होगा उसको हम हमेशा सेकंड में रखेंगे, और जो लेंथ का मेजरमेंट होगा उसको हम हमेशा मीटर में रखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। तो फिर जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, देखिए जब फिजिक्स के साथ हम डील कर रहे हैं तो दिस इज नेसेसरी कि हम दुनिया की सारी क्वांटिटीज को
इस चैप्टर में डील कर सकें। तो इसके लिए फिजिक्स ने आइसोलेट किया कि यार देखो जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं वो क्वांटिटीज जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और कुछ ही ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। तो बस यही वो पॉइंट है जो आपको सीखना है। उन सारी क्वांटिटीज को इन्होंने बेस क्वांटिटी कहा या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कहा। क्या बोला? बेस क्वांटिटी कहा या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कहा। इन्होंने बोला बेस क्वांटिटी और इसी को बोला फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज के कुछ खास बातें। सबसे पहली बात ये कि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और जो भी बाकी बची कुछ क्वांटिटीज हैं उनको हम इन्हीं के थ्रू ला सकते हैं। तो ऑल अदर क्वांटिटीज कैन बी represented using these quantities। ठीक है, इन्हीं क्वांटिटीज का यूज करके जो बाकी बची कुछ क्वांटिटीज हैं उनको भी डील कर लिया जाएगा। तो ये कैसे किया जाएगा, लेट अस सी। आपने लिख लिया डेफिनेशंस, ये यही सारी आपकी नोट्स हैं। ठीक है, और नोट्स में आपको कुछ लिखना नहीं होता। तो जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको मैं इधर इस डायरेक्शन में यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। पहला है लेंथ, फिर है मास, फिर है टाइम, फिर है करंट। ठीक है, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर आप सिंपली इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ये कितने हो गए, चलो सबका लिख लेते हैं। तो जब भी आप लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो लेंथ का जो यूनिट होता है अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, ठीक, वो आप लिखते हैं मीटर। मास को आप लिखते हैं एसआई सिस्टम के हिसाब से केजी। टाइम को एसआई सिस्टम के हिसाब से लिखते हैं सेकंड। करंट को एसआई सिस्टम के हिसाब से लिखते हैं एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है ये होता है मोल। ठीक है, और जो कोई भी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और एक जो लास्ट होता है, लास्ट को हम बोलते हैं टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज हो गई और उनका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई चाहे तो इनको फुल नोटेशन भी लिख सकता है, जैसे मीटर को METRE, किलोग्राम को KILO बाकी ऐसे सारी चीजों को लिख सकता है। तो इन सारी क्वांटिटीज को बोला गया बेस क्वांटिटीज, और जो बाकी अदर क्वांटिटीज हैं उनको बोला गया डराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि इसी के थ्रू डराइव की जाती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब इसके बाद जो है आती है बात कि यूनिट्स हमने पढ़ लिया, यूनिट्स के बाद डायमेंशंस का क्या यूज है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि यूनिट्स में हमने तो एसआई सिस्टम की स्टडी की, ठीक है, लेकिन कुछ और भी सिस्टम हैं जैसे कि MKS, FPS, ठीक है, एंड CGS। ये और भी यूनिट्स के सिस्टम्स हैं। देखिए हुआ क्या कि जब फिजिक्स की शुरुआत हुई तो लोगों ने अलग अलग जगह पे इसकी स्टडी की, ठीक है, और अलग अलग जगह पे स्टडी होने की वजह से अलग अलग यूनिट्स में उन्होंने अपना मेजरमेंट करना शुरू किया। तो बाद में CGPM बना और CGPM ने कहा कि नहीं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। देन वो उसने सिस्टम बनाया, लेकिन उससे पहले यूनिट्स जो है वो बन चुके थे। तो MKS में जैसे क्या क्या होता है, M मतलब हो गया कि आप जो भी मेजर करेंगे, मतलब लेंथ को, वो मीटर में होगा। के मतलब किलोग्राम में आप मास को करेंगे, और एस का मतलब हो गया सेकंड। तो तीनों में देखिए एस दिख रहा है, तीनों का सेकंड हो गया। लेकिन इसमें क्या है, ये है फुट। फुट मतलब क्या, लेंथ का मेजरमेंट आप करेंगे फुट में, फुट या फिर फीट आप बोल सकते हैं। और ये P
P मतलब होता है पाउंड, जैसे वेट में हम केजी लिखते हैं ना, वैसे पाउंड भी होता है यूनिट। फिर आप नीचे और आएंगे तो G, यहाँ पे इसने ग्राम यूज किया है, और इधर C का मतलब हो गया सेंटीमीटर। तो सबने अपनी अलग अलग क्वांटिटीज को यूज किया था। तो हमें क्या करना था कि इन क्वांटिटी से छुटकारा पाना था। तो मैंने कहा कि चलो सबका, सारे क्वांटिटीज का, जितने भी हमारे बेस क्वांटिटीज हैं, हम सबका डायमेंशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका इन्हीं डायमेंशन से हम नया डायमेंशन क्रिएट कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फिर इन सारे यूनिट्स के होने की वजह से इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, डायमेंशंस बनाएंगे। तो डायमेंशंस को पढ़ने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि डायमेंशंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हमारे पास तीन ऐसे हैं, एक है लेंथ, ओके, दूसरा है मास, और तीसरा टाइम। आप इन्हीं तीनों की, अभी करंटली इन्हीं तीनों की स्टडी करेंगे, क्योंकि आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं इस वक्त, ये पार्ट है मैकेनिक्स का, और मैकेनिक्स का पार्ट जो है वो इन्हीं तीन क्वांटिटीज के साथ डील करता है, और इन्हीं तीन क्वांटिटीज को लेके आप कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको भी बना के भी दिखाऊंगा। तो लेंथ को आप डिनोट करेंगे कैपिटल एल से और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, मास को करेंगे कैपिटल एम से और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और टाइम को करेंगे कैपिटल टी से और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए इसने कितनी फ्रीडम दी, डायमेंशन से कितनी फ्रीडम दी कि आपका कोई भी मेजरमेंट हो, एमकेएस हो, सीजीएस हो, एसआई हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। लेकिन इसने लेंथ को बोला कि एल से लिखना है, मास को एम से लिखना है, और टाइम जो है उसको टी से लिखना है। तो लेट अस सी, हम लोग शुरुआत करते हैं, एक चेन बनाएंगे, एक छोटी सी हम चेन क्रिएट करेंगे आपके लिए, और आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कितना मजा आता है, ठीक है। आपने लेंथ लिया और बोला कि लेंथ को आप रिप्रेजेंट करोगे एल से, ठीक है। अगर आप इसी को टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, ऐसे लिख लीजिए, लेंथ अपॉन टाइम। एक तरफ आ जाएगा L और एक तरफ आ जाएगा T। लेकिन आपको ये पता है कि लेंथ अपॉन टाइम जो होता है, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज एनालॉगस टू लेंथ, तो यहां से आ जाएगा L। और आप जो भी नीचे वाली क्वांटिटी है उसको ऊपर बुला लेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट में LT-1। रिप्रेजेंटेशन काफी आसान है, समझ लिए, ये स्पीड का आ जाएगा, ठीक है। ये डायमेंशनल, और ये जो फॉर्मूला मैं क्रिएट कर रहा हूं, जैसे कि इंडिविजुअल था, लेंथ था तो मैंने एल बोला, मास था तो एम बोला, टाइम था तो टी बोला, ये सारे इनके डायमेंशंस थे। लेकिन जब आप दो दो को मिला देंगे, तीन तीन को मिला देंगे, तो इसको हम डायमेंशन फॉर्मूला कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्पीड का क्या क्या, LT-1, ठीक है। अब अगर आप इसी स्पीड को फिर से टाइम से डिवाइड कर दें, स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा अगर कंसीडर करें कि स्पीड जो है, ठीक है, ये स्पीड जो है हमने यहाँ पे जो कंसीडर किया है, हम उसका डायमेंशन ही देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप स्पीड अपॉन टाइम करेंगे तो एक नई क्वांटिटी बनती है जिसका नाम होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन जैसे आप कहेंगे कि ये तो एक्सीलरेशन हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी होनी चाहिए, तो चलो ठीक है, यहाँ हम वेलोसिटी लिख लेते हैं। बेटा ये वेक्टर्स का फर्क होता है, इस वजह से मुझे स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखनी पड़ रही है। और आप जब मेरे साथ ही रहोगे ना, तो हम आपको इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, मोशन इन 1D और इसमें काइनेमेटिक्स के पार्ट में कवर कर लेंगे। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर आप करोगे, तो वेलोसिटी का अभी आपने ये डायमेंशन निकाला है, क्या निकाला है, LT-1, और फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, ठीक है। तो ये जो भी आएगा, ये निकल के किसका आएगा, तो टाइम ऊपर जाएगा तो -1 था, और टाइम ऊपर जाएगा तो फिर से एक -1 आ जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे LT-1, और फिर से आ जाएगा T पे -1। इधर क्या करेंगे, देखिए ये एक्सपोनेंट्स है ना, एक्सपोनेंट्स और ये बेसेस हैं इनके, तो इनको आप ऐड कर लेंगे ऐसे LT-2 करके, समझ गए, ये आ गया, ये एक्सीलरेशन का आ गया, एक्सीलरेशन का आ गया। मुझे उम्मीद है आपने 9th क्लास में थोड़े बहुत तो फॉर्मूले पढ़े ही होंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इन सब के बाद हम ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं,
ऊपर का मिटा दे रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं फोर्स का। FORCE, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मास को का अगर आप डायमेंशन पता करना चाहें तो क्या निकल के आता है? मास आता है कैपिटल M। ओके, और एक्सीलरेशन अभी आपने निकाला है LT-2। LT-2 इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है और याद भी रहता है, ऐसे पढ़ने से याद रहता है। जब आप LT-2 वगैरह से बोलते हो ना तो याद रहता है ये। ठीक है, अभी आप बहुत बेस लेवल पे हैं, इस वजह से ज्यादा इन्हांस नहीं कर रहे हैं, ज्यादा पुश नहीं कर रहे हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो इधर आप m को भी इसके अंदर लाएंगे तो ये पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट में चला जाएगा और ये पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट में चला जाएगा। और स्पेस के लिए मैं इन चीजों को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे ऐसे ही MLT-2। ये आपका वो पहला फॉर्मूला है जो फोर्स का आपके सामने आ गया। समझ पा रहे हो? बढ़िया लग रहा है ना? ठीक है, तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। अब अगर हम फोर्स से और थोड़ा आगे बढ़ें, ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम फोर्स से और हम चल जाते हैं किधर? वर्क डन पे चल जाते हैं। ठीक है, वर्क डन पे चल जाते हैं। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? एग्जैक्टली वो तो लेंथ ही होता है। तो फोर्स की जगह रख लेंगे हम, क्या रख लेंगे? MLT-2 और मल्टीप्लाई करवा देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो जो कि आ जाएगा एक सिंगल L। अब आप ध्यान दें, L यहाँ भी है, L यहाँ भी है, L यहाँ भी है और L यहाँ भी है, तो L की पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एग्जैक्टली दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो L इंटू L स्क्वायर। तो आप पढ़ेंगे ML स्क्वायर यानी कि ML2T-2। ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा वर्क डन का। ठीक है, तो एक बार आपको अगर बेसिक फॉर्मूला पता है सबका, इनका डायमेंशन, जैसे कि लेंथ का L है, मास का M है, टाइम का T है, और आपको जनरल फॉर्मूला सबके पता है। आपने इसमें ऑब्जर्व किया होगा कि देखो मुझे फॉर्मूला पता था तो मैं इनका डायमेंशंस निकाल पा रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको फॉर्मूला डायमेंशंस निकालने के लिए पता होना चाहिए। अब फिजिक्स इतनी बड़ी है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, आप मेंटली सबको लर्न नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता कि आपने सारी क्वेश्चंस को लर्न कर लिया। इस वजह से फिजिक्स को ऐसे पढ़ना पड़ता है हमें कि थोड़ा सा उसकी फीलिंग मुझे आ जाए। ठीक है, और जब हमें फीलिंग आने लगती है ना तो फॉर्मूले को हम फॉर्मूले की नजर से नहीं देखते, हम उसको उस नजर से देखते हैं कि ये हमारी एक चीज है, हमारी एक धरोहर है, तो वो हम कभी भूलते नहीं है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो आप देखिए हमने फोर्स तक डायमेंशन निकाल दिया। अब एक और बार मैं इसको मिटा देना चाहता हूं और आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक क्वांटिटी डायरेक्ट ले रहा हूं, फोर्स। ठीक है, डायरेक्ट ले रहा हूं फोर्स, देखते हैं कौन बता पाता है। फोर्स ले लिया। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एग्जैक्टली मास इनटू एक्सीलरेशन। बेटा मास का डायमेंशन बताओ। बहुत अच्छे, मास तो ये कैपिटल M। एक्सीलरेशन का बता दो। एक्सीलरेशन नहीं पता, फंस गए ना। तो चलो एक्सीलरेशन का हम इधर एक्सीलरेशन का भी निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी तो नहीं पता, तो चलो वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्टेंस यानी कि लेंथ। ओके, लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? लेंथ को आप लिख लेंगे कैपिटल L। ठीक है, टाइम और टी इन दोनों को मैंने ऐसे ही देखिए डायमेंशंस में ही लिख लिया है। तो T इंटू टी आ जाएगा T स्क्वायर। तो LT-2 निकल के आएगा एक्सीलरेशन का। समझ पा रहे हो ना? अच्छा भी लग रहा होगा, ये करने में बहुत मजा आता है। मैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस चीज से इतना ज्यादा इंस्पायर था कि मैं बड़े बड़े फॉर्मूले लेके इसको किया करता था और बहुत मजा आता था इसको करने में। तो देखिए मैंने निकाल दिया खेल खेल में, ये देखिए आ गया। और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ना भूलें, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना रिप्रेजेंट करता है कि आप इसके डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फोर्स में भी स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप इसके डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं। इसी चैप्टर में ऐसा है। ठीक है, चलिए तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो और हम नेक्स्ट वाले में
कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और हम करेंगे डायमेंशन एनालिसिस, तो आप उसमें और बेहतर इसको सीख जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।